हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 30th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 और जो हमारे पास चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरली देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या रीड आउट करेंगे कि इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे वेव्स है। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 11th में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स जो चैप्टर रीड आउट किया था, वहां पे हमने फाइंड आउट किया था कि वेव्स हमारे पास क्या होता था, डिस्टरबेंस। ठीक है, जो कि मूव कर रहा है मीडियम में। जैसा कि हमारे पास हमने अभी तक स्टडी किया, कौन सी वेव स्टडी किया है हमारे पास, साउंड वेव। साउंड वेव क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, मतलब कि वो एक मैकेनिकल वेव है। उस वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट मस्ट है वहां पर। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, मतलब मीडियम वहां पर मस्ट है। इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये नाम ही रेफर कर रहा है यहाँ पर कि वेव्स की स्टडी कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कुछ करता हुआ है। मैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है। उन सब का हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जनरली देखो यहां पर क्या हुआ कि हमने जैसे 4th चैप्टर में रीड आउट किया था, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। अगर इस करंट कैरिंग वायर के थ्रू करंट पास कर रहा है तो इसके नियर बाय रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। चैप्टर 4 में हमने रीड आउट किया था करंट कैरिंग वायर, इसके थ्रू करंट पास कर रहा है तो इसके आसपास क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके थ्रू जब करंट पास करेगा तो हमारे पास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि उसका आसपास का रीजन मॉडिफाई कर जाएगा। किस वे में मॉडिफाई कर जाएगा कि उस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर हमने चैप्टर 6 में रीड आउट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। वहां पर जनरली स्टूडेंट्स हमने क्या रीड आउट किया कि हमारे पास अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया था। वहां पर क्या था हमारे पास, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास वहां पर है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हमने वहां पर क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया था। ठीक है, हमने वहां पर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। कैसे चेंज किया था, हमारे पास वहां पर देखो स्टूडेंट्स जनरली क्या था कि एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है इस कॉइल से। इसके थ्रू जब हमने एक बार मैग्नेट को मोशन में लेके आया था, मींस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर रहे थे, वहां पर एक ईएमएफ डेवलप हो गया दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, और गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया था कि टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, टुवर्ड्स राइट हम कंसीडर कर सकते हैं जब हमने मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, और जब मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द कॉइल तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में। मतलब कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं और मेरे को क्या मिल रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मतलब वहां पर पोटेंशियल सेटअप हो गया, उसकी वजह से सर्किट में अब करंट फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहां पर एक बहुत बड़ी सिमेट्री है। सिमेट्री इन द सेंस, चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को तो मिल गया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? ठीक है, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने क्या किया, कैपेसिटर्स लिया। ठीक है, हमारे पास जनरली जो कैपेसिटर्स भी हम रीड आउट कर चुके हैं। कैपेसिटर्स के पास कितनी प्लेट्स हैं, दो। एक प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट्स हैं हमारे पास जनरली। ठीक है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है
एक बैटरी से और चार्ज कर रहे हैं, तो इस रीजन में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास करंट वेरिएबल है तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। मींस कि हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, यहां पर हमने अभी तक स्टडी किया 6 चैप्टर तक, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। यहां पर हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा या फिर नहीं, ये हमें स्टडी करना है। तो देखो, जो हमारे पास साइंटिस्ट थे मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, इन्होंने चेक किया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या फिर नहीं, क्योंकि कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो एक अच्छा वे है मैग्नेटिक फील्ड को इस रीजन में फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो, मींस कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर चेंज करेगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमें एक नेचर में एक बहुत बड़ा सिमेट्री मिल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज कर रहा है तो कैपेसिटर्स के नियर बाय रीजन में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। कैसे फ्लो नहीं कर रहा, एक प्लेट पे आ गया चार्ज प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पे आ गया चार्ज माइनस क्यू, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट्स के बीच में। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा जनरली कि अगर मैं कोई कंपास निडल को प्लेस करूं इस रीजन में, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास जनरली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कंपास निडल एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास हमें एक सिमेट्री मिल गया यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास मैक्सवेल ने यहां पर इन्वेस्टिगेट किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करने की जरूरत है। कैसे, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है, हम क्या करेंगे, एक एम्पियरन लूप कंसीडर करेंगे, और इस लूप के जो भी डिस्टेंस पे है हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक वायर के लिए, कोइल के लिए, टोरॉइड, सोलेनॉइड हमने यहाँ पर, और एक हमारे पास इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, इन सब के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं चैप्टर 4 में। स्टूडेंट्स, आई होप कि तुम सबको वो अच्छे से याद होगा। अगर याद नहीं है तो अपनी नोटबुक्स का पेज टर्न अप करो, ठीक है, और चेक करो कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनेटरी वायर, सोलेनॉइड और मैग्नेटिक, और हमारे पास जो टोरॉइड है वहां पर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज किया है, उसका यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किया है। और हमारे पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप्स इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट। और ये हमारे पास क्या है, करंट, ये किसके थ्रू पास कर रहा है, कंडक्टर के थ्रू। ये जो आई करंट है यहां पर, ये कंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मैं कंडक्शन करंट भी बोल सकता हूं। कंडक्शन करंट मींस की करंट विच इज पासिंग थ्रू द वायर। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर कि हमें यहां पर स्टडी करना है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स के, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं यहां पर कोई कंपास निडल प्लेस करूंगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा मींस कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कब हो सकता है यहां पर, जब मेरे पास क्या हो, चार्ज मूव कर रहा हूं, ठीक है। देखो, जब हमारे पास चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज इज एट रेस्ट, तो हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, यह बता देता हूं अलग से, चार्ज
अगर रेस्ट पे है तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन कैसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास एक वेव जनरेट हो जाएगा, उस वेव का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस वेव की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पर हमारे पास जनरली क्या है, इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो कि अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो हमारे पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस होगी, और उस वेव का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब वो वेव प्रोपोगेट करेगा, उस वेव में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा, और ये तीनों कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो उसका प्रोपोगेशन है, ये तीनों होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मींस कि अगर परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, जैसे हमारे पास साउंड में क्या था, जो पार्टिकल्स थे ऑसिलेट्स कर रहे थे टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, बट यहां पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोपोगेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, इसलिए क्या हो गया, ट्रांसवर्स। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या मिला आज के लेक्चर का, फर्स्ट पॉइंट की चार्ज जब भी एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा तो उसमें क्या होगा, उसका नेचर ट्रांसवर्स होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स उस पर्टिकुलर वेव के पास रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये था। अब देखो नेक्स्ट कि एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई कैसे करें, क्योंकि हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड शो किया है इस पर्टिकुलर कंपास ने दोनों प्लेट्स के लिए, तो यहां पर इसको स्टडी करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया। यहां पर तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा दोनों प्लेट्स के बीच में, बट दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज तो फ्लो नहीं कर रहा, बट यहां पर क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने प्रोड्यूस कर दिया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास एक तरह से यहां पर क्या है कि एक करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट, एक्चुअल में कंडक्शन करंट नहीं है, वायर के थ्रू कोई भी करंट नहीं है, यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच में ये एम्प्टी रीजन है। ठीक है, अब यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर जो करंट है आईडी, आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग वो प्रोड्यूस करेगा, और वो अगर ऐसे प्रोड्यूस करेगा तो एक वेव जनरेट होगा, उस वेव का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर देता हूं अब स्टूडेंट्स, और यहां पर जो हमारे पास मैक्सवेल्स थे उन्होंने 4 इक्वेशंस को बताया, तो हम इक्वेशंस को मैं बता देता हूं। ये इक्वेशंस हमने रीड आउट किए हुए हैं ऑलरेडी पहले, तो हम बताते हैं। ये फर्स्ट है E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैट्स की ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हम 4 इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट में है, अगर कोई सरफेस चार्ज इनक्लोज कर रहा है तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा उस रीजन में, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड है हमारे पास B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इसने एक मैग्नेट को इनक्लोज किया, तो हमारे पास जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इस सरफेस से बाहर जा रहे हैं उतना ही एंटर कर रहे हैं। इस मैग्नेट का अगर मैं साइज कम कर दूंगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, आउटसाइड्स भी होंगे और इनसाइड्स भी होंगे। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू वो क्या हो जाएंगी, जीरो। बट चार्ज के केस में, इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में सिर्फ ये बाहर जा रहे हैं। मतलब कि हमारे पास यहां पर क्या हुआ कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मोनोपोल्स मतलब मैग्नेट हमेशा डाईपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसके पास अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा। बट चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं कि मोनोपोल्स की फॉर्म में, लाइक सिर्फ प्लस क्यू, सिर्फ माइनस क्यू, ठीक है। डाईपोल है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू। बट जो हमारे पास मैग्नेट है उसमें क्या होगा, हमारे पास दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। थर्ड है हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास है नेक्स्ट E dot dl is equals to minus d phi by dt। मतलब हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा यहां पर इस पर्टिकुलर कॉइल्स के थ्रू लिंक करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास फ्लक्स होगा, वो चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हमने रीड आउट किया ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएल, ठीक है। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, वी पोटेंशियल, एक तरह से ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो ई डॉट डीएल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई, ये बी रख लो इसको, बी मतलब ये फाई के साथ जो बी है ये रिप्रेजेंट करेगा यहां पर फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास कि B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I मतलब कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट ID। देखो ये मैंने ID ये टर्म क्यों रखा यहां पर, जनरली देखो हमने अभी तक क्या स्टडी किया था स्टूडेंट्स, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। बट यहां पर देखो ध्यान से, जो कैपेसिटर है इस केस में हमारे पास इन साइड्स में प्लेट्स के बीच में जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, टाइम वेरिंग, मींस कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो गया, क्योंकि चार्ज हमारे पास क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इन प्लेट्स पे। अगर चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है मतलब टाइम के साथ ये वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक फ्लक्स होगा, उसकी वजह से यहां पर एक करंट हम डिनोट कर देंगे, उस करंट का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस वैल्यू को एम्पियर सर्किटल लॉ को जनरली हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, मींस कि ये इनकंसिस्टेंसी हमें मिली यहां पर कि प्लेट्स के बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो हमारे पास किसकी वजह से हो सकता है, अगर करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का नाम रख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया लाइक म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, और आई डी हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड आई सी इज कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मींस कि जो करंट वायर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट लाइक ये हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने प्रोड्यूस कर दिया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कब हो सकता है, जब हमारे पास कोई करंट फ्लो करे या फिर कोई बार मैग्नेट हो वहां पर। यहां पर कोई भी बार मैग्नेट नहीं है, मींस की जो चार्ज की वजह से जो करंट आ गया यहां पर वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। मींस की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा किसके साथ, टाइम के साथ, तो फ्लक्स चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और उसकी वजह से यहां पर जो करंट है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इक्वेशंस हमारे पास कंसिस्टेंसी रखेंगे, 4 इक्वेशंस हैं मैक्सवेल्स के, E डॉट ds इक्वल्स टू q net by epsilon naught, q net मतलब चार्ज enclosed by this particular Gaussian surface,
b डॉट ds इक्वल्स टू 0, e डॉट dl इज इक्वल्स टू माइनस d phi बाई dt। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये स्टडी किया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक वेव जनरेट हो गया, उस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी हम स्टडी करते हैं यहां पर। देखो हमारे पास जनरली क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम कंसिडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, और हमारे पास यहां पर क्या होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास यहां पर जनरली है ये हमारे पास एक वेव है, ये हम कंपोनेंट कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्टूडेंट्स ये याद रखना कि ये प्रोपोगेट कर रहे हैं टुवर्ड्स अगर जेड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। तो यहां पर मेरे पास जनरली यहां पर है, ये हो गया ई नोट, और हमारे पास यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा बी नोट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे पास जनरली यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, और जब भी तुम्हारे पास देखो एक बार एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से नोट डाउन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम, और अगर जीरो है तो ये वैल्यू जीरो। हमारे पास अब चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, जनरली यहां पर क्या है कि ये पर्टिकुलर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोपोगेट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में टू द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मींस कि यहां पर हमारे पास है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Ex इज इक्वल्स टू ई नोट, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास है इन दी वाई डायरेक्शन एंड दिस इक्वल्स टू बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रोपोगेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है इन द डायरेक्शंस ऑफ वाई डायरेक्शंस, और ये दोनों ही प्रोपोगेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दैट इज z। ठीक है, तो z हो गया हमारे पास यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t हो गया पर्टिकुलर टाइम, किस टाइम पर हम चेक कर रहे हैं, k हो गया हमारे पास यहां पर प्रोपोगेशन वेक्टर और वेव वेक्टर, के हमारे पास है यहां पर वेव वेक्टर और प्रोपोगेशन वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये सब टर्म्स लाइक तुमने एसएचएम एंड वेव्स में रीड आउट किया हुआ है,
ई नोट और बी नोट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, लाइक उसमें उसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो वो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर लाइक ई नोट एंड बी नोट, ये दोनों ही वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं इन द एक्स और वाई डायरेक्शंस में, ठीक है, और जो पर्टिकुलर वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है इन द डायरेक्शंस ऑफ जेड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ये अलोंग एक्स और वाई है, और हमारे पास जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है जेड डायरेक्शंस में। जरूरी नहीं है लाइक ये कि जेड में ही प्रोपोगेट करे, ये एक्स डायरेक्शंस वाई डायरेक्शंस में भी प्रोपोगेट कर सकता है। और हमारे पास अगर मान लो कि हमें फाइंड आउट करना हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को तुम याद रखना लाइक थोड़ा सा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम फाइंड आउट करेंगे ई क्रॉस बी से, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई क्रॉस बी, लाइक हमारे पास इस केस में हमने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं जे कैप से, तो हमारे पास ये हो गया के कैप। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई, तो एक्स क्रॉस वाई एंड दिस रिप्रेजेंट्स के, और के क्या हो गया हमारे पास जेड। इनको तुम ऐसे भी रख सकते हो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एक्स क्रॉस वाई, उसका मतलब प्रोपोगेशन कहां मिलेगा, टुवर्ड्स जेड। अगर मान लो कि हमारे पास है जेड क्रॉस एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स एक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स जेड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स एक्स, तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो गया वाई, ठीक है। वाई कौन सा, पॉजिटिव। यही हम अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव साइन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई क्रॉस बी। और यहां पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेव वेक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास जो वेव्स हैं ये हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया यहां पर। और हमारे पास यहां पर क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा is angular frequency, this is equals to 2 pi mu and mu is equals to 1 by t, या फिर तुम ये भी इक्विवेलेंस यूज कर सकते हो c इक्विवेलेंस टू mu लैम्डा, ठीक है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म हमें क्या मिला था कि मैक्सवेल ने यहां पर जब स्पीड चेक कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो वेरी वेरी क्लोज मिला था टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो लाइट है, वो ट्रांसवर्स नेचर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स नेचर का है। इसको हम पोलराइज भी कर सकते हैं। ये पोलराइज टर्म क्या है, ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम इतना याद रखना कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट भी क्या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो अपने अंदर एनर्जी कैरी कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और जो प्रोपोगेशन है उसके भी ये दोनों कंपोनेंट्स हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। लाइक ये हमारे पास हुआ अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज करते हुए इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये ऐसे भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। लाइक अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों परपेंडिकुलर है और प्रोपोगेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, ये इस डायरेक्शंस में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये रीड आउट किया। अब कुछ टर्म्स चेक करते हैं जो भी हमने अभी तक रीड आउट किए हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यहां पर इस चैप्टर का, वो हमने चेक किया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट में हमारे पास है द करंट through the gaps of the plates of capacitor due to
change in electric field due to change in electric field is known as displacement current. ठीक है, मींस की करंट हमारे पास पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स के गैप के बीच में जो कि फ्लो कर रहा है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है उस वजह से, तो इस करंट का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि उसी की वजह से हमारे पास जो कंपास निडल था उसने क्या शो किया था वहां पर? डिफ्लेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां पर उस रीजन में कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसलिए हमने जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसको मॉडिफाई किया था, लाइक B line integral of magnetic field over a closed surface B dot dl is equal to mu naught times the IC plus mu naught times the ID। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, इसको अब स्टडी करते हैं, लाइक जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। Determination of displacement current मींस कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू हम जनरली देखो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो प्लेट्स होंगे, पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर्स के एक पे चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज है माइनस क्यू। रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा हो गया, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज density and sigma is equals to q by a, hence electric field is equals to q by epsilon naught a। तो हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है दो प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो यहां पर जो फ्लक्स भी होगा तो हम फ्लक्स का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। अगर मान लो मैं यहां पर कोई सरफेस कंसीडर करूं सेम, और इस सरफेस के थ्रू मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेक कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इज इक्वल्स टू E डॉट ds, और वो एरिया मैं A कंसीडर कर लेता हूं। इस सरफेस के लिए भी A एरिया कंसीडर कर लेते हैं, इसका भी एरिया A है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को प्लग कर देते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। दिस इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इनटू में A, दिस इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं इजिली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो d फाई E बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई dt, और dq बाई dt dq बाई dt इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d फाई E बाई dt। और जो ये हमारे पास जो dq बाई dt है, ये हो गया dq बाई dt, ये किसके अगेंस्ट है? डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मींस कि कैपेसिटर्स के बीच में मैंने कोई भी मीडियम प्लेस नहीं किया, एयर है, वैक्यूम है, तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट ID। ठीक है, तो ID I इक्वल्स टू dq बाई dt, ये करंट किसकी वजह से है? फ्लक्स चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt। तो हमारे पास ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। मींस कि मैक्सवेल ने जनरली क्या किया? एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई कर दिया। इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग दिस टर्म
into the Ampere circuital law. Ampere circuital law and that is modified like line integral of b dot dl is equals to mu naught times the IC plus mu naught times the IT. तो वहां पर कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो दोनों टर्म्स हैं यहां पर, इनको मैंने यहां पर क्या किया कि इसको डिस्प्लेसमेंट करंट को इस वैल्यू में मैंने पुट कर दिया, तो ये होगा b डॉट dl which is equals to mu naught IC and mu naught IT. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये हुआ मैक्सवेल्स ने एम्पीयर सर्किटल लॉ को कैसे मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है कि ट्रांसवर्स नेचर का है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसे होंगे, परपेंडिकुलर एक दूसरे के और साथ में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हम चेक करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब वेव विच कंटेन्स इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड विच आर टाइम वेरिंग। ठीक है, टाइम वेरिंग मींस कि दोनों ही कंपोनेंट्स टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। दोनों कंपोनेंट्स फेज में हैं। फेज का मतलब उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। हमारे पास दो वेव्स थे, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इस टर्म को कि Ex is equals to E naught sin kz minus omega t, By equals to B naught sin kz minus omega t। दोनों में sin थीटा sin थीटा कोई भी फेस नहीं है। ठीक है, अगर फेस नहीं है तो दोनों किस में है, ये सेम फेस में। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये कैसे जनरेट किए, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से। तो हमारे पास जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। मींस कि हमारे पास an accelerated charge produces electromagnetic waves। Second, an accelerated charge will produce time varying electric field as well as time varying magnetic field। An accelerated charge will produce time varying electric and magnetic field। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये प्रोपोगेट करेंगे हमारे पास किस वेलोसिटी से, विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स will propagate with speed of light c, और हमारे पास this c is equals to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। मीन्स कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनका नेचर क्या होगा, ट्रांसवर्स। ठीक है,
और हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में है जो हमारे पास C है, ये होगा हमारे पास E नोट बाई बी नोट या फिर E बाई बी, मीन्स की रेशियो होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका क्या होगा, ये रेशियो। अगर मैं रेशियो लूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। और इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, C इक्वल्स टू 1 बाई म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, म्यू नोट हो गया परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, म्यू नोट है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नोट है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो यहां से भी हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, दे डू नॉट रिक्वायर any medium to propagate. They do not require any medium to propagate. Sixth, second, 7. They carry momentum and hence can exert pressure. And hence can exert pressure. Like जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका मोमेंटम होगा एनर्जी टू द स्पीड ऑफ लाइट। U हो गया एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू द स्पीड ऑफ लाइट, और P हो गया हमारे पास मोमेंटम एसोसिएटेड with electromagnetic waves। सेवंथ, नेक्स्ट है 8th पॉइंट में हमारे पास है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट है एवरेज एनर्जी डेंसिटी of the electromagnetic waves is your average is equals to half epsilon naught E square। तो पास ये क्या होगा, एनर्जी कैरिड बाय दिस वेव इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नेचर कैसा होगा, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये हो गया 8th, और जो 9th है उसमें है हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है सेम वही क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये यहां पर रीड आउट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कि उनका स्पीड क्या रहेगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, फिर हमने मोमेंटम, जो हमारे पास लाइट है इसका नेचर ट्रांसवर्स है, इसमें ये एनर्जी कैरी करेगा पैकेट्स की फॉर्म में, उन पैकेट्स का नाम हम रखेंगे फोटोन्स। ठीक है, वो जो फोटोन्स हैं वो मासलेस पार्टिकल्स हैं बट वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक
एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, यू हो गया एनर्जी, ठीक है, एनर्जी टू द स्पीड, वो हमें क्या बता देगा, मोमेंटम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, साउंड वेव है लाइक, साउंड वेव में जनरली हमारे पास क्या है, उनको एक मीडियम की मस्ट रिक्वायरमेंट है, उनको अगर वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो साउंड हमें अगर एक रूम में है मान लो, ठीक है, और यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दें तो अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो तुम्हें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पर अब कोई भी मीडियम नहीं है। बट लाइट के केस में ऐसा है, ये विदाउट मीडियम, ठीक है, ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है, इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है टू द मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशियो रख दो, तो C इक्वल्स टू E नोट बाई B नोट, और साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका नेचर ट्रांसवर्स है, इसको हम पोलराइज भी कर सकते हैं। ये जो पोलराइज टर्म मैंने बताया ये हम वेव ऑप्टिक्स जब स्टडी करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है, पोलराइज कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे। एक्सेलरेट जो चार्ज पार्टिकल होगा हमारे पास, उससे हमारे पास क्या होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास जनरली उसमें क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस, मतलब कि कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होगा, साइन थीटा, ऐसा नहीं है साइन थीटा प्लस 30 तो फेस आ गया। बट यहां पर क्या होगा, हमारे पास क्या है, फेस कोई भी नहीं है, सेम फेस में है, अगर मैक्सिमम मैक्सिमम, मिनिमम मिनिमम, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, बट जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कैसे होंगे, C इक्वल्स टू E नोट बाई B नोट, मींस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो एम्पलीट्यूड है E नोट, उसका वैल्यू होगा C टाइम्स ऑफ B नोट, मींस की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा, उसकी वैल्यू क्या होगी, E नोट बाई B नोट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जनरली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है यहां पर, कि हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगे, ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, मींस की अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा, कैसे, C इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, म्यू इक्वल्स टू C बाई लैम्डा, ठीक है, तो इनवर्स है फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगे, उन सबको हमने एक पर्टिकुलर प्लेस पे पुट कर दिया, उस पर्टिकुलर प्लेस का हमने नाम रख दिया स्पेक्ट्रम। और किसका स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। जनरली हमारे पास, जनरली स्टूडेंट्स आपने रीड आउट किया होगा, लाइक तुमने देखा भी होगा बेटा, कि अगर प्रिज्म के थ्रू अगर मैं एक लाइट फॉल करूं, व्हाइट लाइट, तो वो लाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, जब उस पर्टिकुलर प्रिज्म के थ्रू पास करेगा तो हमें एक स्पेक्ट्रम सा मिल जाएगा, कैसा, 7 कलर्स का, ठीक है। तो सेम ऐसे ही तुम लाइक उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगे, उन सबको हमने एक प्लेस पे पुट कर दिया, इस प्लेस का नाम रख दिया स्पेक्ट्रम। यहां पर डिफरेंट ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, रेंज ऑफ वेवलेंथ है, उन सबका हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास यहां पर जनरली हैं गामा रेस, इनके बाद है हमारे पास एक्स रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी अल्ट्रावायलेट, यह है विजिबल, इंफ्रारेड, और साथ में है यहां पर माइक्रोवेव,
और है हमारे पास रेडियो वेव। और यहां पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, इनको हमने एक प्लेस पे पुट कर दिया। और ये है हमारे पास गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इनका हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रेडियो वेव के लिए, इसका वेवलेंथ चेक करते हैं और इसके यूजेस चेक करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव्स में जनरली हमारे पास क्या है, इनका जो वेवलेंथ है, रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 0.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वेवलेंथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्रेटर देन 0.5 मीटर है तो वो वेव्स क्या होंगी, रेडियो वेव्स। जनरली देखो वेवलेंथ तो पता होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो वेवलेंथ हमने क्लास 9 से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। वेवलेंथ जनरली होता है तुम्हारे पास दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ। लाइक अगर रेडियो वेव में जनरली जो हमने स्टडी किया, यहां पर जनरली क्या है हमारे पास, ये जो दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है ये हुआ वेवलेंथ। अगर हमारे पास ये है 0.6 मीटर्स, 0.7 मीटर्स, तो हम बोल देंगे ये पर्टिकुलर वेव रेडियो वेव है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स की हमारे पास वेवलेंथ क्या हुआ, ग्रेटर देन 0.5 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो वेवलेंथ है, इसका जो यूज है हमारे पास, यूजेस, तो यूजेस हमारे पास होंगे इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन। सेकंड है हमारे पास माइक्रोवेव। ठीक है, हमने रेडियो वेव को स्टडी कर लिया, इसका जो वेवलेंथ है वो है ग्रेटर देन 0.5 मीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका हम सेल फोन्स में भी यूज कर सकते हैं रेडियो वेव्स का, और साथ में रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव, नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव का यूज हम माइक्रोवेव ओवन में भी यूज कर सकते हैं। वहां पर ये क्या करेगा, ये माइक्रोवेव एनर्जी सप्लाई कर देगा। ठीक है, और एनर्जी सप्लाई किसको करेगा, ये टू द, लाइक हमारे पास H2O है, वाटर होगा, जो भी फूड होगा उसमें ये एनर्जी कैरी करेगा अपने साथ। ठीक है, माइक्रोवेव जो हमारे पास है ये एनर्जी कैरी करेगा, ये एनर्जी सप्लाई कर देगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, वो वाइब्रेट करना, थर्मल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और फूड हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हम वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है माइक्रोवेव का, ये हमारे पास हो गया लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर एंड लेस देन 0.1 मिलीमीटर, मीन्स की 0.1 मीटर टू द 0.1 मिलीमीटर्स। ठीक है, और ये हमारे पास हुआ माइक्रोवेव, मतलब जो वेवलेंथ है दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर टू द 0.1 मिलीमीटर के अगर बीच में है तो ये पर्टिकुलर वेव होगा माइक्रोवेव। इसका यूज हम करेंगे रडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। तो हमारे पास यूजेस एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ठीक है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन और रडार सिस्टम में हम माइक्रोवेव का यूज कर सकते हैं।
रेडार सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड। थर्ड है इंफ्रारेड। थर्ड है हमारे पास इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड है हमारे पास, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ जो है वो हमारे पास होगा 700 नैनोमीटर टू द वेवलेंथ 700 नैनोमीटर टू द वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम याद भी कर सकते हो, लाइक 0.1 मिलीमीटर टू द 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास था माइक्रोवेव। नेक्स्ट है हमारे पास 700 नैनोमीटर टू द 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड। ठीक है, तो हमारे पास इसका हम यूज करेंगे लाइक टीवी रिमोट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम जो लेके बैठे रहते हैं ना, अभी आईपीएल तो खत्म हो गया, अभी जो पर्टिकुलर सीरियल्स या फिर कुछ चैनल्स को चेक करने के लिए हम जो एसी में जो रिमोट्स का यूज करते हैं, ठीक है, जहां पास लाइक एसी का जो ये रिमोट है, ये भी हमारे पास ये कौन सी रेडियस एमिट करेगा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टीवी रिमोट में यूज कर सकते हैं इसका, यूजेस टीवी रिमोट। और साथ में इसका यूज हम कर सकते हैं इंफ्रारेड का टीवी रिमोट्स में। फोर्थ है हमारे पास विजिबल। विजिबल में हमारे पास जो वेवलेंथ का रेंज है 400 नैनोमीटर टू द वेवलेंथ less than 700 nanometer and to see things around us। इसका जो यूज है to see things around us। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज हो गया विजिबल का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, हमने अभी तक स्टडी कर लिया है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और विजिबल। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यूवी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनका जो रेंज होगा, वेवलेंथ रेंज, ये रेंज होगा 400 नैनोमीटर से तो ज्यादा, बट लेस देन 0.6 नैनोमीटर। तो हमारे पास ये रेंज हो गया यूवी के लिए कि 400 नैनोमीटर से ज्यादा और साथ में 0.6 नैनोमीटर से कम। ठीक है, और यूवी हमारे पास जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो क्या करता है, यूवी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये हमने सबने स्टडी किया हुआ है। और साथ में इसका जो यूज है ये है इन द स्टडी ऑफ invisible writings। in the study of invisible writings and fingerprints। ऐसे कुछ यूजेस हैं इनविजिबल राइटिंग्स और फिंगरप्रिंट्स को रीड आउट करने के लिए यूवी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ, यूवी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है एक्सरेज। एक्सरेज, इसका वेवलेंथ चेक करते हैं। ये वेवलेंथ होगा 1
नैनोमीटर से ज्यादा एंड लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वेवलेंथ रेंज फॉर एक्स रेस। और जो एक्स रेस है इसका जो यूज है हमारे पास इन डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर एंड डिसीज्ड ऑर्गन्स। ठीक है, फ्रैक्चर्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स रेस का। और साथ में टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव डायमंड्स और गोल्ड, अगर उनको फाइंड आउट करना है उसके लिए भी हम एक्स रेस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ है हमारे पास गामा रेस। और जो गामा रेस है इसका वेवलेंथ हमारे पास होगा ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर्स। तो हमारे पास ये हुआ कुछ रेंज एक्स रेस और गामा रेस। जो गामा रेस है इसके केस में जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन होगा 10⁻³ नैनोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ गामा रेस को स्टडी किया। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम इसको स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेस को जनरली हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर स्टडी किया कि जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, ये इसके यूज एक एक दो दो जरूर याद रखना, क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। लाइक उनके वेवलेंथ के रेंज पे भी और फ्रीक्वेंसी के रेंज पे भी पूछ सकते हैं कि जो गामा रेस है, ठीक है, इसके तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इस केस में तुम्हारे पास है, अगर इस साइड है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और इसके ऑपोजिट साइड में है वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में 3 to 4 टर्म्स भी पूछ सकते हैं। विजिबल विद ग्योर इसके अंदर है, लाइक विजिबल, लाइक लाइट, 7 कलर्स हैं हमारे पास जनरली वहां पर। ठीक है, तो वो जनरली क्या क्या है हमारे पास, VIBGYUR, like violet, indigo blue, green, VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। अब जो रेड है यहां पर इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो वॉयलेट इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। लाइक इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये 2 या 3 मार्क्स में पक्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन हो सकता है, मे बी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और साथ में इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जो रेडियो वेव्स हैं वेवलेंथ होगा ग्रेटर देन 0.5 मीटर, जो यूज होगा रेडियो और टीवी कम्युनिकेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोवेव, वेवलेंथ होगा 0.1 मीटर टू द 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, रडार सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं, रडार और एयरक्राफ्ट नेविगेशन, रडार कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड, टीवी रिमोट में यूज करते हैं, और साथ में इंफ्रारेड को हम फाइंड आउट करते हैं इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन नोइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए भी इंफ्रारेड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विजिबल, अपने आसपास की चीजें देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विजिबल का। इसकी रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। जो हमारे पास यूवी है ये 400 नैनोमीटर से ज्यादा, बट लेस देन 0.6 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ यूवी।
इन स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स एंड फिंगरप्रिंट्स के लिए इंफ्रारेड का यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए भी यूवी का यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया यूवी, और यूवी का हमारे पास और किस में यूज करते हैं यूवी का, कि अगर हमारे पास जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए भी यूवी का यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एक्स है, एक्स रेज, ये फ्रैक्चर और डिसीज्ड ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और साथ में क्रैक्स फाइंड आउट करना हो, फॉल्ट्स फाइंड आउट करना हो किसी पर्टिकुलर लाइक मेटल्स में, तो वहां भी हम एक्स रेज का यूज कर सकते हैं। गामा रेज रेडियोथेरेपी और तुम्हारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेज ये यूज कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी। तो हमारे पास ये कुछ यूज हो गए इन पर्टिकुलर रेज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर स्टडी किया कि एक्स रेज, गामा रेज, यूवी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जनरली हमने यहां पर स्टडी कर लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि हमारे पास एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो बहुत सारी वेवलेंथ को अपने अंदर कंसिस्ट किया हुआ है, और यहां पर मैंने इनका स्टडी कर लिया डिफरेंट पर्टिकुलर वेव्स को। ठीक है, लाइक हमारे पास माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इनका वेवलेंथ रेंज क्या है, इनके यूजेस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी किया। इस चैप्टर को अच्छे से नोट डाउन करो और रीड आउट करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।